नमस्कार, किसान समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं सैमा खान। सबसे पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दक्षिण भारत की यात्रा के दूसरे दिन शनिवार को तेलंगाना के रामागुंडम में उर्वरक संयंत्र राष्ट्र को किया समर्पित। कहा कि देश खाद्य खपत का अधिकांश हिस्सा करता है आयात। बीते 8 सालों में सब्सिडी पर 9.5 लाख करोड़ किए गए हैं खर्च। विकास हमारे लिए 24 घंटे 7 दिन 12 महीने पूरे देश में चलने वाला मिशन। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के कृषि विज्ञान केंद्रों की 29वीं क्षेत्रीय कार्यशाला का किया उद्घाटन। कहा कि कृषि का क्षेत्र विशाल और चुनौतीपूर्ण। कृषि के विकास में सभी केवीके और कृषि वैज्ञानिकों का योगदान महत्वपूर्ण। मध्य प्रदेश मुरैना में आयोजित 3 दिवसीय कृषि मेले के दूसरे दिन गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने कहा कि प्राकृतिक खेती पद्धति किसानों के लिए समृद्धि का मार्ग। खेतों में किसान गौ आधारित प्राकृतिक पद्धति से खेती करके उत्पादन बढ़ाने के साथ साथ जमीन की बढ़ा सकते हैं उर्वरक शक्ति। केंद्रीय कृषि सचिव ने शनिवार को नागालैंड के मेजदीफेमा में कृषि मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों की समीक्षा बैठक। कहा कि कृषि और बागवानी पूर्वोत्तर क्षेत्र की ताकत, सरकार इसका समुचित लाभ लेने पर दे रही है ध्यान। और अब समाचार विस्तार से। तेलंगाना में प्रधानमंत्री ने रामागुंडम में 9,500 करोड़ रुपए से अधिक की कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। उन्होंने एक उर्वरक संयंत्र का लोकार्पण किया तो वहीं प्रधानमंत्री ने 1,000 करोड़ की लागत से बने भद्राचलम रोड सत्तूपल्ली रेल लाइन तेलंगाना के कोल फील्ड के सप्लाई को गति देगी। ये पहला है जहां आत्मनिर्भर भारत के अभियान को मजबूत करेगा तो वहीं तेलंगाना में कनेक्टिविटी को बेहतर भी बनाएगा। तेलंगाना के रामगुंडम उर्वरक कारखाने की प्रधानमंत्री ने 2016 में आधारशिला रखी थी। उसी कारखाने को पीएम मोदी ने राष्ट्र को समर्पित किया। यहाँ यूरिया का उत्पादन होगा। देश में खाद्य खपत का अधिकांश हिस्सा आयात पर निर्भर है, जिस पर सब्सिडी का काफी खर्च आता है। प्रधानमंत्री ने बताया कि बीते 8 साल में सब्सिडी पर 9.5 लाख करोड़ रुपए खर्च किए गए और मौजूदा वित्त वर्ष में 2.5 लाख करोड़ रुपए। किसानों को जो यूरिया 270 रुपए प्रति बैग मिलता है, उसे 2,000 रुपए की लागत से आयात किया जाता है। वहीं डीएपी के एक बैग पर सरकार 2,500 रुपए की सब्सिडी देती है। प्रधानमंत्री ने विश्वास जताया कि जल्दी ही उर्वरक उत्पादन बढ़ेगा। एक बहुत बड़ा काम हमने यूरिया में आत्मनिर्भरता को लेकर शुरू किया। इसके लिए देश के जो 5 बड़े खाद्य कारखाने बरसों से बंद पड़े थे, उनको फिर से शुरू करना जरूरी था। अब आज देखिए, यूपी के गोरखपुर में खाद्य उत्पादन शुरू हो चुका है। रामागुंडम खाद्य कारखाने का भी लोकार्पण हो गया है। जब ये 5 कारखाने चालू हो जाएंगे तो देश को 60 लाख टन यूरिया मिलने लगेगा। उर्वरक उत्पादन में आत्मनिर्भर होने के प्रयास के साथ ही प्रधानमंत्री ने तेलंगाना के इंफ्रा विकास की अहम कड़ी में एक रेल लाइन को समर्पित किया। 1,000 करोड़ रुपए की लागत से बने भद्राचलम रोड सत्तूपल्ली रेल लाइन तेलंगाना के कोल फील्ड से सप्लाई को गति देगी। प्रधानमंत्री ने उर्वरक मानकीकरण के लिए यूरिया बैग, कालाबाजारी रोकने के लिए नीम कोटेड यूरिया, सॉयल हेल्थ टेस्टिंग और नैनो यूरिया की पहल का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि ये सभी प्रयास किसानों को फायदा पहुंचाने के लिए किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि नए भारत में सुधार की प्रक्रिया नई है। नई प्रगति के लिए नई व्यवस्था है, सोच और अप्रोच भी नई है। वहीं केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के कृषि विज्ञान केंद्रों की 29वीं क्षेत्रीय कार्यशाला का उद्घाटन मध्य प्रदेश के मुरैना में किया। इस अवसर पर संबोधित करते हुए तोमर ने कहा कि कृषि का क्षेत्र विशाल और चुनौतीपूर्ण है। ये कोई एंड टू एंड टास्क नहीं है, बल्कि ये हमेशा पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाला निरंतर कार्य रहेगा। देश में कृषि के विकास में सभी केवीके और कृषि वैज्ञानिकों का योगदान असाधारण रहा है और हमेशा असाधारण रहेगा।
केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने मेले में लगी प्रदर्शनी के बारे में बताया कि मेले में छोटे बड़े हर तरह के उपकरण रखे गए हैं जिसका लाभ किसान कृषि के लिए उठा सकते हैं। जो एग्जीबिशन है उस एग्जीबिशन में भी नई टेक्नोलॉजी उपलब्ध है, छोटे से लेकर बड़े तक उपकरण की उपलब्धता है। जैविक खेती, प्राकृतिक खेती, बाकी पेस्टिसाइड, बीज सब इस एग्जीबिशन में समाविष्ट है। मुझे लगता है कि यह मेला और इस मेले में जो प्रशिक्षण है उस प्रशिक्षण का लाभ किसानों को मिलेगा, उनकी आमदनी में भी वृद्धि होगी। यहाँ पर टिश्यू कल्चर लैब और 30 लाख पौधे प्रतिवर्ष तैयार करने वाली नर्सरी का भी शिलान्यास किया गया है। इसका फायदा भी मुरैना के क्षेत्र को ही नहीं, ये नर्सरी पूरे देश भर में पौधे तैयार करके भेजेगी। रोजगार के अवसरों का भी सृजन होगा और इस क्षेत्र को भी उसका लाभ मिलेगा। केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि नाबार्ड के सहयोग से जो परियोजना शुरू की गई थी उसका अब असर दिखने लगा है। नाबार्ड के सहयोग से एक परियोजना ये पहाड़गढ़ ब्लॉक में हम लोगों ने पिछले साल मंजूर कराई थी। आज आपने देखा होगा इस परियोजना के फल लगने लगे। विभिन्न प्रकार की मशीनें आज उन हितग्राहियों को दी गई हैं। एक सेल्फ हेल्प ग्रुप जो इस परियोजना में काम कर रहा है उसको तो बैंक के द्वारा 2 करोड़ रुपए का ऋण भी उपलब्ध कराया गया है। हम सब जानते हैं, लोग कहते हैं कि भाई बैंक में चक्कर लगाओ, लोन नहीं मिलता, लेकिन अगर सीधे रास्ते से चलो और हाथ में हुनर पैदा करो तो बैंक भी पीछे पीछे ऋण देने के लिए भागती है। यह परियोजना 3.25 करोड़ की है। इस परियोजना में कोशिश ये है, एक गरीब आदिवासी के पीछे लगभग 70,000 रुपया नाबार्ड खर्च करेगा। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के सहयोग से मध्य प्रदेश मुरैना में आयोजित 3 दिवसीय वृहद कृषि मेला, प्रदर्शनी व प्रशिक्षण कार्यक्रम के दूसरे दिन भी हजारों किसानों ने इसका लाभ उठाया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने प्राकृतिक खेती पर वर्चुअल उद्बोधन देते हुए कहा कि प्राकृतिक खेती पद्धति किसानों के लिए समृद्धि का मार्ग प्रशस्त करती है। जिस तरह से जंगल में पौधे प्राकृतिक रूप से फलते फूलते हैं, उसी तरह से खेतों में किसान गौ आधारित प्राकृतिक पद्धति खेती करके उत्पादन बढ़ाने के साथ ही अपनी जमीन की उर्वरक शक्ति भी बढ़ा सकते हैं। डॉक्टर अंबेडकर स्टेडियम मुरैना में आयोजित वृहद मेला प्रदर्शनी में आए किसानों को प्राकृतिक खेती का महत्व समझाते हुए गुजरात के राज्यपाल देवव्रत ने कहा कि आज भारत सरकार खाद पर लगभग 2.5 लाख करोड़ रुपए सालाना सब्सिडी दे रही है, जबकि यही राशि देश में विकास के अन्य कार्यों में उपयोग हो सकती है। यदि किसान प्राकृतिक खेती को अपनाएंगे तो इससे रासायनिक खेती से होने वाले नुकसान से भी बचा जा सकेगा। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक खेती से किसानों की आय में वृद्धि भी संभव है और इसमें 70% तक जल की बचत भी होती है। केंद्रीय कृषि सचिव ने शनिवार को नागालैंड के मेजदी फेमा में केंद्रीय बागवानी संस्थान में पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए कृषि मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों की समीक्षा बैठक की। कृषि सचिव मनोज आहूजा ने कहा कि कृषि और बागवानी कार्य पूर्वोत्तर क्षेत्र की ताकत है और सरकार इसका समुचित लाभ लेने पर ध्यान दे रही है। उन्होंने आशा व्यक्त करते हुए कहा है कि किसानों और राज्य सरकार के सामूहिक प्रयासों से कृषि उपज और किसानों की आय में बढ़ोतरी की जा सकती है। आहूजा ने कहा कि देश में घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए खाद्य तेलों, विशेषकर पाम ऑयल का बड़े पैमाने पर आयात हो रहा है। उन्होंने कहा कि पूर्वोत्तर राज्य पाम ऑयल की खेती के लिए उपयुक्त है। उन्होंने कहा कि सरकार पाम ऑयल की खेती के लिए नर्सरी और कारखानों की स्थापना के प्रयास किए हैं। पाम ऑयल की खेती से पूर्वोत्तर क्षेत्र के लोगों की आय बढ़ेगी। केंद्रीय कृषि सचिव ने कहा कि किसानों को श्रेष्ठ कृषि पद्धतियों के बारे में जानकारी देनी चाहिए। कृषि उपज के विपणन के लिए निजी क्षेत्र की भागीदारी भी सुनिश्चित की जानी चाहिए, जिससे किसानों को उपज की अच्छी कीमत मिल सके। उर्वरक मंत्रालय में सचिव अरुण सिंघल ने खास मुलाकात में बताया है कि इस साल के लिए फर्टिलाइजर सब्सिडी पर सरकार का 2 लाख करोड़ से ज्यादा का खर्च होने की उम्मीद है। इस मुलाकात के संपादित अंश को देखते हैं इस श्रृंखला की दूसरी कड़ी में। 2 बार किसान समृद्धि केंद्र का जिक्र कर लिया। आप मुझे समझाई दीजिए कि ये है क्या, इसका कॉन्सेप्ट कैसे आप लोग रोल आउट कर रहे हैं, यहाँ पे कौन कौन सी सुविधाएं मिलेंगी किसानों के लिए? किसान समृद्धि केंद्र, अगर आप पहले किसी खाद के डीलर की दुकान पे गए हों
तो दुकानें अव्यवस्थित से होती थी, छोटी छोटी होती थी और वहाँ पे किसानों को बहुत ज़्यादा सुविधाएं नहीं मिलती थी। अब ये जो इनको पीएम किसान सुविधा केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है, इसको हम एक वन स्टॉप सोल्यूशन के रूप में विकसित कर रहे हैं। पहली चीज़ तो ये कि किसान अगर वहाँ जाते हैं तो उनको अपनी खेती से संबंधित किसी भी काम के लिए कहीं और ना जाना पड़े, एक ही जगह जाके सारी चीज़ें हो जाएं। उदाहरण के लिए अगर उनको बीज चाहिए, अगर उनको कीटनाशक चाहिए, अगर उनको खाद चाहिए, इस सब तरह की चीज़ें वहाँ पे मिले, सारी इनपुट्स उनको वहाँ पे मिले। दूसरी बात यह है कि उनको सारी जानकारियाँ वहाँ मिलें, कुछ विशेषज्ञों से उनका इंटरेक्शन हो सके। कौन देगा सर, क्योंकि वो तो केवल एक दुकान है अभी, तो शायद किसी एक्सपर्ट को लाना पड़ेगा। हाँ, ये दुकान जो है करना अब पड़ेगा। हर एक दुकान के अंदर आप देखेंगे कि कुर्सियां डाल के एक टीवी लगा के ऐसी व्यवस्था बनाई जा रही है कि किसान वहाँ बैठ सकें। तो जब विशेषज्ञ चाहे कृषि विज्ञान केंद्र के हों चाहे कोई भी हो, जब उनको संबोधित करेंगे और उनको जानकारियाँ देंगे कि इस फसल में ये बीमारी लगती है, आपको ऐसा करना चाहिए, इस चीज़ के ये लक्षण हैं, ये सारी चीज़ें किसान बैठ के टीवी स्क्रीन के सामने बड़ा आसानी से ग्रहण कर सकेंगे। साथ ही साथ जो कृषि वैज्ञानिक केंद्र के वैज्ञानिक हैं और जो कृषि विभाग के अन्य कर्मचारी हैं वो भी आएंगे उनको जानकारियाँ देने। ये भी व्यवस्था रखी गई है कि जैसे आपको मान लीजिए नैनो यूरिया चाहिए, वो वहाँ मिलेगी। उसको छिड़कने के लिए आपको स्प्रेयर चाहिए या ड्रोन्स का भी उपयोग किया जा सकता है नैनो यूरिया को छिड़कने के लिए। तो इनकी व्यवस्था भी रहेगी PMKSK पर, और ड्रोन किराए पर लेने की व्यवस्था भी रहेगी। तो आप अगर किसान हैं, ड्रोन खरीदने की ज़रूरत नहीं है, आप PM किसान समृद्धि केंद्र पर जाएंगे, वहाँ ड्रोन होगा और ड्रोन को चलाने वाला कोई व्यक्ति होगा। आप कहेंगे मेरे खेत में छिड़कना है, तो वो चार्जेस अपने बता देंगे कि इतना हम 1 घंटे का इतना पैसा लेंगे, आधे घंटे का इतना पैसा लेंगे, आपका खेत इतना बड़ा है, इतना टाइम लगेगा, तो आपको फिर वो ड्रोन आके छिड़क के चला जाएगा खेत के ऊपर। इस तरह की व्यवस्था भी है। तो सर अगर मैं थोड़ा सा इसको विजुलाइज कर पा रहा हूँ तो एक हाईटेक एग्रीकल्चर की तरफ हम लोग थोड़ा सा जा रहे हैं और इसमें बहुत सारे रोजगार की भी संभावनाएं मुझे दिख रही हैं। आपने कहा ड्रोन चलाने वाला होएगा, फिर कोई टेक्निकल पर्सन होगा, शायद टेलीविज़न के माध्यम से या कोई उनको एक तरह से काउंसलिंग होगी। आपने कहा बीज और जो इम्प्लीमेंट्स मेरे ख्याल से जो थोड़ा उपकरण की ज़रूरत होगी शायद वो भी वहाँ पे मिलेंगे। बिल्कुल। तो ये एक नया इकोसिस्टम शायद हम क्रिएट करने जा रहे हैं गाँव में। लेकिन सर आपने एक जिक्र किया नैनो, ये क्या नई चीज़ है, हम लोगों ने कैसे बनाया इसको और ये कैसे अलग है और इसका इस्तेमाल कैसे किया जा रहा है? नहीं, मुझे बड़ी खुशी है आपने इसका जिक्र किया कि नैनो जो है हमारा भारत की बहुत बड़ी देन पूरे विश्व को निकलेगी। आप देखिएगा, ये हमारी अपने यहाँ की रिसर्च करके बनाई गई चीज़ है। क्या होता है, अगर मैं बहुत तकनीकी तरीके से ना कहूँ, मैं आपको आसान शब्दों में समझाना चाहूँ तो यूरिया को लेके जैसे खेत में छिड़कने का रिवाज है, आपने देखा होगा, यूरिया लेके किसान भाई उसको छिड़कते हैं जी। जब यूरिया छिड़की जाती है तो यूरिया का काम है नाइट्रोजन देना। यूरिया नाइट्रोजन देती है पौधे को, जिससे उसकी वेजिटेटिव लीफ पत्तियों की ग्रोथ अच्छी होती है। तो छिड़की हुई यूरिया में से काफ़ी हद तक जो नाइट्रोजन है वो हवा में निकल कर वेस्ट हो जाती है। जो नाइट्रोजन इस्तेमाल होती है वो बहुत कम होती है और काफ़ी ज़्यादा नाइट्रोजन बर्बाद होती है। चूँकि आपने देखा होगा खेत में महक आती है, जब आप यूरिया डालते हैं वो महक जो आती है अमोनिया गैस की, उसके माध्यम से नाइट्रोजन निकल जाती है। तो कम अंश इस्तेमाल हो पाता है पौधे के द्वारा और काफ़ी अंश बर्बाद हो जाता है। नैनो यूरिया में बहुत छोटे छोटे कण होंगे नाइट्रोजन के। तकनीक नैनो का मतलब बहुत छोटा, बड़े सूक्ष्म। तो छोटे छोटे कण होंगे, इनको पौधे में पत्तियों के ऊपर स्प्रे किया जाता है और ये सीधे पत्ती के माध्यम से एब्जॉर्ब हो जाते हैं। तो उसका एब्जॉर्प्शन का रेट बहुत अच्छा होता है, जितनी नाइट्रोजन है सारी लगभग इस्तेमाल हो जाती है। तो आप देखेंगे कि अगर एक आधे लीटर की बोतल लेंगे आप नैनो यूरिया की, वो एक बोरी यूरिया के बराबर काम करती है। और कॉस्टिंग वाइज उसकी कीमत जो है एक बोरी यूरिया से कम है। अच्छा, तो आप 240 भी ज़्यादा बहुत एफिशिएंट है। आप 240 रुपये की एक नैनो यूरिया की बोतल लेके जाएंगे, छोटी सी आप जेब में रख के ले जाइए, और यूरिया की बोरी लेके जाएंगे तो आप लाद के उसको लेके पूरी बड़ी बोरी बोरी को लेके जाएंगे। ये और उसी को आप बोल रहे हैं ड्रोन से स्प्रे किया जाएगा? ये जो है इसको पानी में मिला के स्प्रे किया जाता है, तो ड्रोन के माध्यम से स्प्रे हो जाएगा। स्प्रेयर भी ले सकते हैं, फुट स्प्रेयर पहले होते थे। एक स्प्रेयर बैटरी चालित बनाया है इफ़को कि आप जाएंगे PM किसान समृद्धि केंद्र पे तो 2300 रुपये का रिचार्जेबल बैटरी वाला स्प्रेयर है। तो उसको आप अपने कंधे पे रख लीजिए, उसमें घोल के आप स्प्रे कर सकते हैं, फिर रिचार्ज कर सकते हैं। तो वो सारा इकोसिस्टम डेवलप हो रहा है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि आधा लीटर नैनो यूरिया की बोतल जो है वो एक बोरी यूरिया का काम करती है, और ये बाकायदे ICAR के वैज्ञानिकों ने परीक्षण किए हैं। 20 कृषि विश्वविद्यालयों में परीक्षण हुए, 1-2 साल तक देखा गया, और जो पैदावार है वो नैनो यूरिया से उतनी ही अच्छी हुई जितनी यूरिया से हो रही थी, बल्कि ज़्यादा अच्छी हुई। तो ये बहुत बड़ा कमाल है
इससे हमारी खाद की खपत बहुत कम हो जाएगी और इस टेक्नोलॉजी में हम पूरी तरह से निवेश कर रहे हैं। अभी आज हम 5 करोड़ बोतल एक साल में बनाते हैं। 2023 में अप्रैल तक ये कैपेसिटी बढ़ के 17 करोड़ बोतल की हो जाएगी। बोतल एक केजी की है? एक बोतल आधे लीटर, एक बोरी के बराबर। अच्छा। तो 17 करोड़ बोतल हो जाएगी। 17 करोड़ का मतलब करीब 75 लाख मेट्रिक टन यूरिया। और 2025 तक हमारे 8 प्लांट हो जाएंगे तो हमारी 44 करोड़ बोतल की क्षमता हो जाएगी, जो 200 लाख मेट्रिक टन यूरिया के बराबर होगी। अब मैंने आपको बताया था कि हम टोटल यूरिया जो लेते हैं वो 350 लाख मेट्रिक टन एक साल में लेते हैं। इसमें से 200 लाख मेट्रिक टन केवल नैनो यूरिया से हो जाएगा। तो हमारी रिक्वायरमेंट जो रह जाएगी 60% मुश्किल से घट के 150 लाख मेट्रिक टन की रिक्वायरमेंट रह जाएगी। तो इसी कारण से हम लोग कह रहे हैं कि शायद 2025 तक हम यूरिया का आयात बिल्कुल ही बंद कर देंगे। तो उर्वरक मंत्रालय के सचिव अरुण सिंघल से बातचीत का आप ये तीसरा अंश देख रहे थे। इसकी चौथी कड़ी आपको कल दिखाएंगे। आगे बढ़ते हैं, जहां उत्तर प्रदेश वाराणसी में पीएम गति शक्ति मल्टी मॉडल वाटर वेज समिट 2022 के उद्घाटन सत्र में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बलिया, देवरिया, कुशीनगर, गाजीपुर से जब कृषि उत्पाद का निर्यात होने लग जाए तो ये किसान की आमदनी को कई गुना बढ़ाता तो है ही, साथ ही उसके मन में एक विश्वास जागृत करता है। एक्सपोर्ट प्रमोशन की ओर से मुझे इस बात के लिए अनुरोध किया गया था कि मैं एक फ्लैग ऑफ करूं, वहां से कुछ सब्जियां यहां से एक्सपोर्ट होनी है। तो मैं वहां गया था कार्यक्रम में, मैंने फ्लैग ऑफ किया, मैंने देखा सब्जियां बहुत ताजी थी, अच्छी थी। मैंने कहा कैसे करेंगे, कैसे लेके जाएंगे? उन्होंने कहा नहीं, यहां से जाएगा, यहां से कार्गो से वाराणसी से ये दुबई जाएगा। आप अनुमान कर सकते हैं कि बलिया से, देवरिया से, कुशीनगर से, गाजीपुर से, जौनपुर से, चंदौली से, इन जनपदों से जब कृषि उत्पाद एक्सपोर्ट होने लग जाए तो यह किसान की आमदनी को कई गुना बढ़ाता तो है ही, साथ साथ उसके मन में एक विश्वास भी जागृत करता है। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि कृषि उत्पाद के निर्यात के लिए जरूरी है कि उसकी गुणवत्ता वैश्विक स्तर की हो। जब भी हम अपने किसानों को इस बारे में कहते थे कि आप अपने उत्पाद को यहां से अच्छी क्वालिटी का उत्पाद प्रोडक्ट दीजिए, उसको यहां से एक्सपोर्ट करेंगे, लेकिन वो पिटता था वहां पर जब उसकी कॉस्ट ज्यादा आती थी। तो हमसे मांग होती थी एक्सपोर्ट सब्सिडी हमें दीजिए, या तो हम एक्सपोर्ट सब्सिडी देकर के पोर्ट तक पहुंचाने का उसका खर्चा स्वयं सरकार वहन करे, और अन्यथा हम कोई ऐसी फैसिलिटी उसको दें जिससे वह उस कंपटीशन में कहीं ठहर सके, जो किसी इंटरनेशनल मार्केट में वह अपने आप को स्थापित कर सके। इसमें वो पिछड़ता था। लेकिन हम आभारी हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कि देश का पहला इनलैंड वाटरवे वाराणसी टू हल्दिया के बीच में उन्होंने प्रारंभ किया है, और आज उसकी यहां वाराणसी में हम लोगों ने 15 जेटी जो यहां से यात्रियों को ले जाने और उस परिवहन की सुविधा को तेजी के साथ आगे बढ़ाने में मदद करेंगे, कुछ का लोकार्पण किया है, कुछ का हम लोगों ने। और एक तरफ जहां देश के कई हिस्सों में ठंड पड़ रही है तो वहीं दूसरी तरफ कई राज्यों में लगातार बारिश हो रही है। तमिलनाडु के थैनी, डिंडीगुल, मदुरै, शिवगंगा और रामनाथपुरम जिलों में बाढ़ का अलर्ट जारी किया गया है। तमिलनाडु में भारी बारिश के कारण 5 जिलों में बाढ़ की चेतावनी के बाद थैनी के वैगई बांध से 4230 घन फीट अतिरिक्त पानी छोड़ा गया। और अब जान लेते हैं देश भर की मंडियों का भाव। चालू रबी सीजन में गेहूं की बुआई बीते साल से आगे चल रही है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार 11 नवंबर तक रबी गेहूं की बुआई का क्षेत्रफल 4,04,000 हेक्टेयर बढ़ा है। साल 2022-23 के लिए रबी गेहूं की बुआई अब तक 45,21,000 हेक्टेयर में हो चुकी है।
जबकि बीते साल इस दौरान रबी गेहूं की खेती 41,17,000 हेक्टेयर में हुई थी। फिलहाल कृषि उपज मंडियों में इन दिनों गेहूं की आवक सामान्य है। बात इसके भाव की करें तो शनिवार को ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में गेहूं के सौदों में उठापटक के साथ कारोबार हुआ, जबकि कुछ मंडियों में इस दौरान गेहूं के भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला। इसके हाजिर भाव पर नजर डाली तो एग्मार्कनेट के अनुसार गुजरात की धोराजी मंडी में 11 नवंबर को लोकवान गेहूं का भाव रहा 2,505 रुपए। 12 नवंबर को इसके भाव में 20 रुपए की तेजी आई और भाव जा पहुंचा 2,525 रुपए पर। जबकि मध्य प्रदेश की खातेगांव मंडी में इस दौरान गेहूं के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ। 11 नवंबर को गेहूं का भाव था 2,600 रुपए। 12 नवंबर को इसके सौदे 350 रुपए लुढ़क कर 2,250 रुपए पर हुए। हालांकि महाराष्ट्र की पुणे मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान शरबती गेहूं के भाव स्थिर रहे। यहाँ 11 और 12 नवंबर को गेहूं 4,950 रुपए पर बिका। राजस्थान की गोलूवाला मंडी में 11 नवंबर को गेहूं का भाव रहा 2,400 रुपए। 12 नवंबर को इसके सौदों में 150 रुपए का उछाल आया और भाव हो गया 2,550 रुपए। जयपुर मंडी में इस दौरान गेहूं के भाव में बढ़त देखने को मिली। यहाँ 11 नवंबर को गेहूं का भाव था 2,421 रुपए। 12 नवंबर को इसके सौदे 59 रुपए मजबूत होकर 2,480 रुपए पर हुए। एपीडा की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक साल 2022 में अप्रैल से सितंबर महीने के दौरान देश से होने वाली मूंगफली के निर्यात में बढ़त देखने को मिली है। बीते 6 महीने के दौरान मूंगफली का निर्यात 5% बढ़ा है। साल 2022 में अप्रैल से सितंबर के दौरान मूंगफली का निर्यात 1,95,108 टन का हुआ है, जबकि बीते साल इस दौरान मूंगफली का निर्यात 1,94,994 टन रहा था। फिलहाल कृषि उपज मंडियों में मूंगफली की आवक सामान्य है। शनिवार को ज्यादातर मंडियों में मूंगफली के सौदे मजबूती के साथ हुए। बात इसके हाजिर भाव की करें तो एग्मार्कनेट के अनुसार गुजरात की धोराजी मंडी में 11 नवंबर मूंगफली का भाव रहा 5,855 रुपए। 12 नवंबर को इसके भाव में 175 रुपए का उछाल आया और भाव जा पहुंचा 6,030 रुपए। वहीं राजस्थान की जयपुर मंडी में इस दौरान मूंगफली के सौदों में बढ़त के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 11 नवंबर को मूंगफली का भाव था 5,325 रुपए। 12 नवंबर को इसके सौदे 5 रुपए चढ़कर 5,330 रुपए पर आ गए। मालपुरा मंडी में 11 नवंबर को मूंगफली का भाव रहा 5,575 रुपए। 12 नवंबर को इसके सौदे 25 रुपए मजबूत होकर 5,600 रुपए हो गए। बता दें कि बीते कुछ समय से आगे चल रही रबी मूंगफली की बुआई में अब कुछ कमी देखने को मिल रही है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार 11 नवंबर तक रबी मूंगफली की बुआई का क्षेत्रफल 35,000 हेक्टेयर घटा है। साल 2022-23 के लिए रबी मूंगफली की बुआई अब तक 1,23,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल इस दौरान रबी मूंगफली की खेती 1,58,000 हेक्टेयर में हुई थी। और मंडी भाव के बाद आइए अब नजर डाल लेते हैं कुछ और खास खबरों पर। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ कंबोडिया में पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में शामिल हुए। इस सम्मेलन में 10 आसियान देश और इसके 8 संवाद भागीदार भारत, चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अमेरिका और रूस शामिल हैं। शिखर सम्मेलन के इत्र उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ भी मुलाकात की। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कंबोडिया के नोम पेन्हा में 17वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन के इत्र अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन से फिर मुलाकात की। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने इसे अच्छी मुलाकात बताते हुए कहा कि दोनों नेताओं ने यूक्रेन, इंडो पैसिफिक, ऊर्जा, G20 सहित कई द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा की। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव शांतिपूर्वक संपन्न हुआ। 74% से अधिक मतदान। सभी पार्टियों ने अपनी अपनी जीत का किया दावा। 8 दिसंबर को आएगा नतीजा। गुजरात में 182 सदस्यों की राज्य विधानसभा के 2 चरणों में होने वाले चुनाव के लिए अब तक 324 उम्मीदवारों ने नामांकन भरा है। 316 उम्मीदवारों ने पहले चरण के लिए पर्चे भरे हैं। इस चरण में 1 दिसंबर को वोट डाले जाएंगे। 5 दिसंबर को होने वाले दूसरे चरण के चुनाव के लिए अब तक 8 उम्मीदवारों ने नामांकन भरा है।
दिल्ली नगर निगम चुनाव के लिए सभी दलों ने कसी कमर। भाजपा ने 232 उम्मीदवारों की सूची जारी की, वहीं आम आदमी पार्टी ने 117 प्रत्याशियों की दूसरी सूची जारी की है। एक हफ्ते में दूसरी बार दिल्ली सहित उत्तर भारत के कई इलाकों में भूकंप के झटके। नेपाल में जमीन से 10 किलोमीटर नीचे था भूकंप का केंद्र। रिएक्टर स्केल पर 5.4 मापी गई तीव्रता। जानो माल के नुकसान की कोई सूचना नहीं। दिल्ली में वायु गुणवत्ता आज फिर बहुत खराब श्रेणी में पहुंच गई है। पिछले कुछ दिनों में दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण की स्थिति थोड़ी सुधरी थी, लेकिन आज फिर से वायु गुणवत्ता बहुत खराब में पहुंच गई है। जम्मू कश्मीर में आतंकियों ने एक बार फिर से गैर स्थानीय मजदूर पर फायरिंग की है। आतंकवादियों ने अनंतनाग के राख मोमिन इलाके में 2 प्रवासी मजदूरों पर गोलीबारी कर दी। इस घटना में दोनों मजदूर घायल हुए हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है। नोएडा में एयर क्वालिटी बहुत खराब होने की वजह से धुंध है। सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फॉरकास्टिंग एंड रिसर्च के अनुसार नोएडा में AQI 341 दर्ज किया गया है, जो कि बहुत खराब श्रेणी में है। विश्व प्रसिद्ध पवित्र श्री बद्रीनाथ धाम के कपाट शीतकाल के लिए बंद होने की प्रक्रिया के तहत आगामी 15 नवंबर से पंच पूजाएं शुरू होंगी। धाम के कपाट 19 नवंबर को शीतकाल के लिए बंद हो जाएंगे। किसान समाचार में आज के लिए बस इतना ही। अनुमति दें। नमस्कार।